हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 13 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। लास्ट में एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया यह करंट अफेयर क्वेश्चन और साथ में ललन टॉप प्रश्न हम 20 से 22 मिनट में पूरा रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को स्थान मिला है, 80वां स्थान मिला है। इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 यह जारी कर दिया गया है और यह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक साल में 4 बार अपना रिपोर्ट अपना इंडेक्स जारी करता है। तो साल की शुरुआत में Q1, फिर इसके बाद 3 महीने बाद Q2, फिर 3 महीने बाद Q3, फिर इसके 3 महीने बाद Q4 जारी करता है। तो अभी हाल ही में साल की शुरुआत में Q1 इंडेक्स जारी किया गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा। इसमें बताया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, यानी कि किसी भी देश के पास इतना मजबूत आपका पासपोर्ट होगा कि आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी और इसके माध्यम से जो है आप विभिन्न देशों में यात्रा कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि बिना फ्री वीज़ा के जो है कितने देश जो है एक दूसरे देश में प्रवेश कर सकते हैं। तो पहला स्थान हेनले इंडेक्स में मिला है फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, सिंगापुर और स्पेन को इसमें पहला स्थान मिला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। इसमें जो है ये फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, स्पेन जो है 194 देशों में जो है वीज़ा फ्री प्रवेश कर सकते हैं। अगर वहीं भारत की बात करें तो भारत का जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वां स्थान है। भारत जो है 62 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकता है। ठीक है, क्योंकि भारत को जो है 62 देशों में वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ पासपोर्ट की सहायता से जो है 62 देशों में एंट्री कर सकता है। ये आप याद रखें। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का रैंक है 101 स्थान पर पाकिस्तान है। अगर 104 यानी कि अंतिमवें स्थान पर आपका अफगानिस्तान है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है टोटल 104 देशों की सूची जारी करी जाती है। इसमें जो है 104वें स्थान पर है आपका अफगानिस्तान और 101 नंबर पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पाकिस्तान और 80वें नंबर पर है अपना भारत। अब कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स में देख लेते हैं भारत की रैंक क्या है। जैसे फायर पावर इंडेक्स यह होता है कि किस देश की मिलिट्री कितनी मजबूत है। तो भारत की मिलिट्री जो है चौथे स्थान पर है मजबूती के मामले में। तो पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चाइना और चौथे पर अपना भारत है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में जो है भारत की रैंक कितनी है? तो 111 नंबर पर भारत है। और वैश्विक भूखमरी सूचकांक को जारी करने का आधार है 4 आधार पर यह जारी किया जाता है। वैश्विक खुशहाली और वैश्विक सूचकांक, शांति सूचकांक। तो वैश्विक खुशहाली और वैश्विक शांति सूचकांक, इन दोनों सूचकांकों में जो है भारत की रैंक है 126वें स्थान पर भारत है। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस प्रदर्शन सूचकांक, यानी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है भारत की रैंक कितनी है? तो 38वें नंबर पर भारत है। और यह इंडेक्स वैश्विक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी कौन करता है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और विश्व बैंक के अगर हेड की बात करें, वर्तमान में हेड कौन है? तो विश्व बैंक के हेड हैं अजय बंगा साहब। ठीक है, कौन है? अजय बंगा साहब, AB। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 7वें नंबर पर है। आपको बता दें इसमें जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहले, दूसरे और तीसरे, इन 3 रैंक पर जो है कोई भी देश नहीं है। चौथे नंबर पर कौन सा है? तो चौथे नंबर पर आपका डेनमार्क है और 7वें नंबर पर अपना भारत है। नेक्स्ट देख लेते हैं जेंडर गैप इंडेक्स में जो है भारत की रैंक क्या है? तो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127वीं रैंक भारत की है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न है, हाल ही में आइस्टीन प्रोब उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो आइस्टीन प्रोब उपग्रह को लॉन्च किया है चीन ने। इसके बारे में सारी जानकारी देख लेते हैं। तो आइस्टीन प्रोब यानी ईपी आइस्टीन प्रोब, ई से आइस्टीन, पी से प्रोब। तो आइस्टीन प्रोब उपग्रह को लॉन्च किसने किया? चीन ने लॉन्च किया है। और किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से लॉन्च किया है। तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट किसका है? यह चीन का रॉकेट है। अगर इस आइस्टीन प्रोब के आकार का बात करें तो इस उपग्रह का आकार है खिला हुआ कमल। इसके बाद दिखा देते हैं लॉन्च क्यों किया गया है। तो आइस्टीन प्रोब लॉन्च किया गया है ब्रह्मांड के रहस्यों को पता लगाने के लिए। आइस्टीन प्रोब चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है।
अब देखते हैं कि 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन होता है। नए संसद भवन का उद्घाटन किसके बर्थडे पर किया जाता है? तो वीर सावरकर जी के हैप्पी बर्थडे पर 28 मई को नया संसद भवन का उद्घाटन किया जाता है। तो इसमें जो है राज्यसभा और लोकसभा के आकार को दर्शाया गया है कि लोकसभा के सीटों का आकार किस प्रकार से बनाया गया है और राज्यसभा की सीटों का आकार किस प्रकार से बनाया गया है। तो पहले बात कर लेते हैं राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी होगी नई संसद भवन में, तो 384 होंगी, और लोकसभा की सीटों की बात करें तो 338 होगा। ठीक है, तो ये इसमें दोनों की सीटें हो जाती हैं। अगर राज्यसभा का आकार किससे प्रेरित है तो कमल के फूल से ये प्रेरित है, जबकि लोकसभा का आकार किस प्रकार से बनाया गया है तो मोर के पंख के आकार का बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न, ओबजोन थर्ड यह जो है किस देश का उपग्रह है? तो ओबजोन थर्ड या स्वीडन का उपग्रह है। अगर बात करें ओबजोन थर्ड को किसने लॉन्च किया है तो स्पेस एक्स का जो रॉकेट है फाल्कन 9, इससे जो है ओबजोन थर्ड को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका इसरो ने PSLV C58 रॉकेट से जो है 1 जनवरी को 2 उपग्रह को लॉन्च करता है। एक तो आपका हो जाता है एक्सपोसैट, ये पहला हो जाता है, और दूसरा वाला हो जाता है आपका POEM थर्ड। तो 1 जनवरी को इसरो ने PSLV C58 रॉकेट से 2 उपग्रह को लॉन्च करता है। पहला ये हो जाता है, दूसरा आपका ये वाला हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका निजी क्षेत्र का पहला चंद्र मिशन यानी प्राइवेट क्षेत्र का पहला चंद्र मिशन जिसका नाम है पेरेग्रेन फर्स्ट, किसने लॉन्च किया है तो अमेरिका ने लॉन्च किया है। तो पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट का नाम क्या है? चंद्र मिशन का नाम है पेरेग्रेन फर्स्ट, इसे अमेरिका की एक निजी कंपनी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो किस रॉकेट से लॉन्च किया है तो आपका हो जाएगा फाल्कन 9, जो कि स्पेस एक्स कंपनी का यह रॉकेट है। ठीक है, और GSAT-20 को क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि इंटरनेट की बेहतर सुविधा को प्राप्त करने के लिए GSAT-20 को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा दायर किया है? तो इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा दायर किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका ने। अब देख लेते हैं इसके बारे में पूरी व्याख्या। तो साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। क्या और साउथ अफ्रीका ने क्या आरोप लगाया है इजराइल पर? तो कहा है कि इजराइल ने गाजा पट्टी में नरसंहार किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो ये तो हो गया मुकदमा किसने किया है? साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ, और किस कोर्ट में? इंटरनेशनल कोर्ट में। अब इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में सारी जानकारी देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 से 46 में इसकी स्थापना हुई थी। और इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय की बात करें तो इसकी मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इंटरनेशनल कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। और इन 15 न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। इसके बाद लल्लन टॉप प्रश्न में है, ब्रिक्स 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो ब्रिक्स 2023 का मेजबान देश है दक्षिण अफ्रीका। अगर वहीं ब्रिक्स 2024 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो आपका रूस करने वाला है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। वैसे करना चाहिए था, एक क्रम से चलता है, जैसे ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है BRICS, तो साउथ अफ्रीका के बाद फिर बी पे आना चाहिए था यानी ब्राज़ील पे, लेकिन ब्राज़ील जो है अभी आपका ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन करने में असक्षम है, इसलिए जो है अब बी के बाद आर आ जाता है। तो आर से रूस पे जो है अब चला गया है। मेज़बान करेगा कौन सा? ब्रिक्स के 2024 का मेज़बान करेगा रूस। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑपरेशन अल अक्सा। ऑपरेशन अल अक्सा ये किसने शुरू किया था? तो हमास ने शुरू करा था। किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। ठीक है, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को बेल्ट्स कहते हैं, जबकि जो डाउन्स होता है, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय किसने शुरू किया था? इंडिया ने शुरू किया था। और कहाँ पर? इजराइल में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन अजय शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हमारा चौथा प्रश्न है, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो मिलन अभ्यास जो है मिलन 2024 यह किस प्रकार का अभ्यास है? तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। और यह किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। और यह कहाँ पर किया जाएगा? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो मिलन 2024 यह जो है इसका अब की बार 12वां क्रम कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा
विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, अगर पूछे मिलन 2024 क्या है तो यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और इसका आयोजन अगर पूछे किस मंथ में किया जाएगा तो फरवरी माह में किया जाएगा। और इसमें भाग कौन लेगा तो विभिन्न देशों के जो नौसेना सैनिक होते हैं वो भाग लेंगे और भारतीय नौसैनिक भाग लेंगे। ठीक है, तो मिलन का आयोजन विशाखापत्तनम में किया जाएगा, 12वें क्रम का है, ये आप याद रखेंगे। अब लल्लन टॉप प्रश्न में देख लेते हैं डेजर्ट अभ्यास और जायद तलवार, ये दोनों अभ्यास जो है किसके बीच में होता है तो इंडिया और यूएई के बीच में ये दोनों अभ्यास होते हैं। नेक्स्ट है आपका वार्षिक प्रस्थान अभ्यास, यह जो है अभ्यास 2 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। तो वार्षिक प्रस्थान अभ्यास 2 वर्षों में एक बार किया जाता है और अब की बार इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। और वार्षिक प्रस्थान अभ्यास यह किसका अभ्यास है तो यह नेवी का अभ्यास है। नेक्स्ट है आपका नेट पोलरेक्स अभ्यास, यह किस प्रकार का अभ्यास है तो प्रदूषण रोकथाम के लिए किया जाने वाला अभ्यास नेट पोलरेक्स होता है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है तो वडीनार गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। वज्र प्रहार जो है किसके बीच में होता है तो वज्र प्रहार अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हमारा 5वां, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल, ठीक है ये आप याद रखेंगे, समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है तो पीएम मोदी जी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पर किया है तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। अब इसके बारे में सारी जानकारी देखते हैं तो अटल सेतु यह देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। समुद्री पुल पे मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि यह जो है समुद्र पर बना सबसे बड़ा पुल है जिसका नाम है अटल सेतु। इसे MTHL भी कहते हैं। MTHL का फुल फॉर्म होता है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। अटल सेतु की टोटल लंबाई की बात करें तो 21.8 किलोमीटर है और यह जो है मुंबई से नवी मुंबई के बीच में जोड़ा गया है। ठीक है, अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो आपका ये हो जाता है, आपका आप देखते होंगे ये आपका गुजरात हो जाता है, फिर इसके बाद आपका कुछ इस प्रकार से है। तो मैं अगर थोड़ा सा इस प्रकार से आपका ये गुजरात हो जाता है, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र का एरिया हो जाता है। ठीक है, तो अपना याद रखेंगे। अगर हम महाराष्ट्र के मैप को थोड़ा सा जूम करें तो कुछ इस प्रकार से महाराष्ट्र का मैप होता है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो महाराष्ट्र का मैप कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका हो जाता है, कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मुंबई आपका इस प्रांत पे है। ठीक है, मुंबई आपका इस टापू पे है और यहाँ पे आपका है नवी मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पे मुंबई हो जाता है, यहाँ पे नवी मुंबई। तो इनके बीच में जो है अटल सेतु शुरू किया गया है जिसकी टोटल लंबाई मैंने बताया कितनी है तो 21.8 किलोमीटर है। अगर मुंबई में स्पेशली जगह की बात करें तो कौन सी जगह है, सेवरी। ठीक है, ये सेवरी आपका मुंबई में है। जबकि नवी मुंबई में कौन सा स्थान है तो चिरले, यहाँ पे चिरले स्थान है। तो इन सेवरी और चिरलों को जोड़ने के लिए कौन सा सेतु शुरू किया गया है तो अटल सेतु शुरू किया गया है। इसे MTHL लिंक भी कहते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसकी टोटल लंबाई है 21.8 किलोमीटर दूर और यह जो है समुद्र पर बना सबसे बड़ा पुल है। अगर इसकी शुभारंभ की बात करें तो अटल सेतु का शुभारंभ किया था पीएम मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में। ठीक है, इसके बाद है देश का सबसे लंबा नदी पुल। आपने समुद्र पर बना सबसे बड़ा पुल देखा था अटल सेतु, और मैंने इसलिए जोर दे रहा था क्योंकि वो जो है समुद्र पर बना सबसे बड़ा पुल था अटल सेतु। जबकि नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है तो आपका ढोला सादिया, इसे भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं। ठीक है, अगर नदी पर पूछे किस नदी पर तो लोहित नदी पर, और कहाँ पर बना है, आसाम में बना है। अब इसकी देख लेते हैं बारे में जानकारी। तो ढोला सादिया पुल किस राज्य में बना है तो यह असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ये आप याद रखेंगे। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है तो इसकी टोटल लंबाई है 9.15 किलोमीटर और अटल सेतु का लंबाई कितना था तो 21.8 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अटल सेतु समुद्र पर बना है, एस फार समुद्र, और जबकि आपका हो जाता है ढोला सादिया, यह रिवर पर बना है जिसका नाम है लोहित नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा 6ठा प्रश्न है हाल ही में वर्ष 2025 के लिए 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए शुभंकर लॉन्च हुआ है जिसका क्या नाम है तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिन बिन चीनी चीनी। तो बिन बिन चीनी चीनी से आपको अनुमान लग रहा है बिन बिन नीनी नीनी, तो इस प्रकार का नाम कौन रख सकता है तो एक ही चमगादड़ चाइना है, वही इस तरह का नाम रख सकता है। तो यानी कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा तो इसका आयोजन जो है चीन में किया जाएगा और इसका शुभंकर क्या रखा गया है तो बिन बिन नीनी नीनी। इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में इसका आयोजन चीन में होगा। अगर चीन के किस जगह पे होगा तो हार्बिन जगह पे होगा।
और 9वां एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर की बात करें तो इसके शुभंकर का नाम है बिन बिन नीनी नीनी। बिन बिन नीनी नीनी क्या है, तो यह एक साइबेरियन बाघ के बच्चे हैं। और 9वां एशियाई शीतकालीन खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ब्रेक थ्रू है। जबकि 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का नारा क्या रखा गया है, तो सर्दियों में एशिया से प्यार। ठीक है, तो सर्दियों में एशिया से प्यार इसका नारा रखा गया है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खेलों के शुभंकर के बारे में। जैसे आपका हो जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर का नाम था पेरी द बुल। जबकि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर का नाम था बिंग डोएन डोएन, ये भी चीन में हुआ था। इसी प्रकार से ये नाम भी रखता है चमगादड़, बिंग बिंग डोएन डोएन, केन केन, नेन नेन, इसी प्रकार से। ठीक है, फीफा विश्व कप 2023 का शुभंकर का क्या नाम था, लाइव था, और ये कतर दोहा में इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो है फाइनल मुकाबला किसके बीच में हुआ था, तो आपका हो जाता है अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में। ठीक है, तो कतर में इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें जीतता कौन है, तो फीफा विश्व कप 2023 का विजेता टीम है अर्जेंटीना और उप विजेता आपका फ्रांस हो जाता है। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जेम्स लिख दिया है मैंने गलती से। ठीक है, तो सॉरी, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर का क्या नाम है, उज्ज्वला। ठीक है, उज्ज्वला यह एक प्रकार की गौरैया है। ठीक है, और गौरैया अगर पूछे आपसे कि किस राज्य का राजकीय पक्षी है, तो दिल्ली का राजकीय पक्षी है गौरैया। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन पहली बार जो है भारत में इसका आयोजन हो रहा है। पहली बार मतलब ये भारत जो है इसकी पहली बार शुरुआत ही करा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, एनडी यानी न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका शुभंकर उज्ज्वला है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर का क्या नाम है, तो क्रिप्टोवर्स है। और इसमें फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में खेला गया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड कप को जीतने वाला 6 बार, और भारत अपना 2 बार जीता है। एक तो 2011 में, और इसके बाद जीता है 1982 में कपिल देव की कप्तानी में। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आशा शुभंकर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने अत्याधुनिक सभागार, ठीक है, अत्याधुनिक सभागार जिसका नाम है अभिज्ञान, कहाँ लॉन्च किया है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान का मतलब शुरुआत लॉन्च कहाँ पर किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा गाजियाबाद। इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान की शुरुआत कहाँ करी है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसे आप याद रखें। BEL का फुल फॉर्म होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसने अत्याधुनिक सभागार की शुरुआत जिसका नाम है अभिज्ञान कहाँ पर किया है, तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया है। अभी हाल में सुनने में आया कि गाजियाबाद का नाम भी योगी जी बदलने वाले हैं, तो देखते हैं क्या नाम रखते हैं नया। फिलहाल हम पढ़ेंगे भेल के बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो BEL की स्थापना कब होती है, तो 1954 में होता है। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु में है, और यह भारत की नवरत्न कंपनी है, ये आप याद रखेंगे। वर्तमान में भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, तो 13 नवरत्न कंपनी है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन में आपका दिया गया है, एक बार आपको दिखा दें ऑप्शन में आपका सूरत दिया गया है, तो सूरत के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड ऑफिस कहाँ पर खोला गया है, सूरत गुजरात में खोला गया है। अगर सबसे बड़ा जिसका नाम है डायमंड बोर्स, ठीक है, तो सूरत में जो सबसे बड़ा डायमंड ऑफिस खोला गया है, ये अभी 2024 में इसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन इससे पहले अगर बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा डायमंड हार्बर कौन सा था, तो यह पेंटागन USA में था, लेकिन अब वर्तमान में अपने भारत में हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कंपनियां जो एल्यूमिनियम कंपनी है भारत की, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण में 4 महत्वपूर्ण कंपनियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक ही स्लाइड में देख लेते हैं। इसका नाम है भाल्को, BHALCO। भाल्को का मतलब होता है BHA से हो जाएगा भारत, L से हो जाएगा एल्यूमिनियम, AL से हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, BH से भारत, AL से आपका एल्यूमिनियम, CO से आपका कंपनी हो जाएगा। ठीक है, तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी यह कहाँ पर कार्य करती है, तो कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र में यह कार्य करती है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर 2 जगह पे है। इसके बाद नालको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, यह कहाँ पर काम करती है, दामनजोड़ी उड़ीसा में। इसके बाद है आपका हिंडाल्को जो है इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, यह कहाँ पर कार्य करती है, तो रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है आपका इंडाल्को के बारे में देख लेते हैं। तो इंडाल्को से हो जाएगा इंडिया एल्यूमिनियम कंपनी, यह कहाँ पर कार्य करती है, तो ये अलवाय केरल में और JK नगर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 8वां प्रश्न है हमारा,
हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? तो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी निर्मित स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दृष्टि 10। इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। दृष्टि 10 क्या है? नौसेना का स्टार लाइनर ड्रोन है। ठीक है, यह एक स्वदेशी निर्मित ड्रोन है। इसमें जो है 70% भाग खुद भारतीयों ने बनाया है। स्टार लाइनर ड्रोन का मतलब होता है, इसका मतलब है किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम। ठीक है, और यह 36 घंटे लगातार हवा में उड़ सकता है। ये आप याद रखेंगे। तो स्टार लाइनर ड्रोन क्या है? यह एक स्वदेशी निर्मित ड्रोन है जो कि किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है और लगातार ये 36 घंटे तक हवा में उड़ सकता है, जो कि भी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका नाम है दृष्टि 10। अगर दृष्टि 10 की कंपनी को बनाने की बात करें तो किस कंपनी ने बनाया है? तो यह कंपनी बनाए हैं अडानी एरोस्पेस लिमिटेड, जो कि हैदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारा लल्लन टॉप प्रश्न है। ऑप्शन में दिया गया था उद्गम और प्रबल आकाश। दिखा देते हैं एक बार आप सभी को। तो देखेंगे आपका उद्गम, आकाश, प्रबल, ये तीनों ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं क्योंकि तीनों महत्वपूर्ण ऑप्शन हैं, इसलिए हम देखेंगे। उद्गम क्या है? तो उद्गम एक असॉल्ट राइफल है। इसकी दूरी जो है, इसकी रेंज कितनी है? तो 500। एक सेकेंड। तो असॉल्ट क्या है? उद्गम एक असॉल्ट राइफल है। ठीक है, इसको विकसित किसने किया था? तो डीआरडीओ ने इसको विकसित किया था। अगर उद्गम की बात करें तो इसकी रेंज कितनी है? तो 500 मीटर तक जो है ये फायर करने में, अपने निशाने को भेजने के लिए बहुत ही सक्षम है। ठीक है, यानी कि इसका निशाना अचूक है, 500 मीटर तक ही अपने निशाने को भेज सकता है। तो उद्गम क्या है? असॉल्ट राइफल। ये आप याद रखेंगे। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट आपका प्रबल क्या है? तो प्रबल लंबी दूरी का रिवाल्वर है जो कि इसे कानपुर में बनाया गया है। आकाश क्या है? तो आकाश एक मिसाइल है। आकाश के साथ एनजी लगा था ऑप्शन में, तो आप देखें तो एनजी का मतलब होता है न्यू जनरेशन। तो आकाश एक मिसाइल है, किस प्रकार का? नए जनरेशन का। ठीक है, तो आकाश क्या है? आकाश एक मिसाइल है। और यह मिसाइल किस में लगने वाला है? तो समर एक भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें इसका नाम है, जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है समर, इसी समर में जो है आकाश मिसाइल को लगाया जाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब होता है कि अगर कोई देश, ठीक है, मान लीजिए ये आपका भारत हो जाता है। ठीक है, ये आपका भारत है। अगर भारत के रेंज में, भारत का रेंज आप भारत का रेंज है मान लीजिए इतना। ठीक है, तो आकाश में जो है भारत यहाँ पे है और इसके बाहर से अगर कोई देश अपनी मिसाइल को छोड़ता है तो भारत के पास क्या है? समर एयर डिफेंस सिस्टम है। तो यहाँ पे अपना से एयर समर डिफेंस सिस्टम अगर भारत ने लगा रखा है, तो अगर कोई बाहर से देश से मिसाइल से आक्रमण करता है तो इस समर सिस्टम में जो मिसाइल लगा है आकाश, ये उड़कर जो है इसके जो बाहरी देश का मिसाइल होगा इसके हवा में ही नेस्तनाबूद कर देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। इसने 2 इंजन बनाया था, एक तो रमन फर्स्ट और दूसरा धवन सेकंड। तो ये दोनों इंजन किसने बनाया? रमन फर्स्ट और धवन सेकंड स्काई रूट कंपनी ने बनाया था, जो कि कहाँ की कंपनी है? हैदराबाद की। भारत बायोटेक कंपनी कहाँ पर है? यह भी हैदराबाद में है। और इसने क्या बनाया था? तो कोवैक्सीन को विकसित किसने किया था? भारत बायोटेक ने। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं ऑपरेशन पोलो। यह कब चलाया गया था? तो 1948 में चलाया गया था। किसके खिलाफ? तो हैदराबाद के खिलाफ चलाया गया था। उस समय पर जो है भारत में हैदराबाद विलय करने से मना कर रहा था, तो आपका ऑपरेशन पोलो के माध्यम से जो है 1948 में हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था। 9वां प्रश्न है आज का हमारा, सेकेंड लास्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है गुजरात में। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है गुजरात में। इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? साबरमती फ्रंट और अहमदाबाद में किया गया है, जो कि ये दोनों जगह गुजरात में है। और इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो 7 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 ये कौन सा क्रम है? 33वां क्रम है। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी ने इसका शुभारंभ किया है। अब कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल देख लेते हैं जो भारत के हैं। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पर किया गया है? गोवा में। गोवा में वैसे चमक दमक ज़्यादा रहती है, तो ऐसे आप थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे। तो लाइट हाउस सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा? क्योंकि देखते हैं पार्टी वगैरह करने के लिए सबसे ज़्यादा सब लोग कहाँ जाते हैं? गोवा में। तो लाइट से मतलब हो जाएगा गोवा।
तो बंगस वैली, वैली का मतलब होता है ऊंची नीची खाइयाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा होंगी, तो पहाड़ सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है, तो इसे रिलेट करेंगे। बथुकम्मा और बोनालू, बथुकम्मा और बोनालू, ठीक है। बोनालू आलू ऐसे कुछ मैच कर रहा है ना, तो बथुआ, देखो बथुकम्मा बोनालू, बोनालू से आलू, बथु से बथुआ, तो आलू और बथुआ ये किस में फ्राई होते हैं, तेल में। तो ऐसे याद करेंगे, बस हमें याद करने इसका मतलब है तो याद हो जाएगा। तो बथुआ और आलू कहाँ पे है, तेल में। नेक्स्ट देख लेते हैं खादी माटी कला महोत्सव। तो खादी माटी तो गांधी जी जो है माटी से जुड़े हुए लोग थे, तो ऐसे रिलेट कर लेंगे। तो माटी कहाँ से हो जाएगा, गुजरात से, ठीक है। तो खादी, गांधी जी जो है जो ज़्यादातर खादी पे जोर दे रहे थे, तो गांधी जी कहाँ के थे, गुजरात के। तो ऐसे आप रिलेट करेंगे, याद हो जाएगा। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता, नम्मा कंबाला प्रतियोगिता ये भैंसों की कीचड़ में दौड़ है, ये कहाँ पे होती है, कर्नाटक में। इसके बाद लोसर फेस्टिवल कहाँ होता है, लद्दाख में, जबकि लोसांग आपका कहाँ होता है, सिक्किम में। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज का आखिरी प्रश्न है और इसमें आप सभी को पूरा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बस आप सभी बने रहे, 5 मिनट से कम ही समय में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा जल्दी बनाना पड़ता है। वैसे अगर आप आराम से बताएं तो 30 मिनट लग जाएगा, लेकिन तब भी फास्ट करते हैं। थोड़ा सा अगर जुबान इधर उधर हो तो क्षमा करें। हम अपने 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं, फिर हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। और आप सभी को पता है कि 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, और इन्हीं की याद में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था 12 जनवरी 1863 को। और पहली बार जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी, तो 1984 में की गई थी। अब लेकिन मनाया कब गया था, तो मनाया गया था 12 जनवरी 1985 को, घोषणा के 1 साल बाद। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है अब की बार 2024 में नासिक महाराष्ट्र में। और इसकी थीम क्या रखी गई है, तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम रखी गई है विकसित भारत एट 2047, यानी कि युवाओं के लिए युवाओं द्वारा, ठीक है, युवाओं के लिए युवाओं द्वारा इसकी थीम रखी गई है। अब हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अच्छी तरह से पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था, तो इनके जन्म के बारे में मैंने बता दिया है। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था। इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी और इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी, स्वामी विवेकानंद ने करी थी। और कब किए थे, तो 1 मई 1897 को किए थे। कहाँ पर, बेलूर मठ कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। इसके बाद है खेतड़ी नरेश अजीत सिंह ने नरेंद्रनाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। तो खेतड़ी नरेश अजीत सिंह ने नरेंद्रनाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम दिया। इसके बाद है शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ था, तो सितंबर 1893 ईस्वी में हुआ था। शिकागो कहाँ है, यूएसए में। और यहीं पर जो है स्वामी विवेकानंद जी पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे। स्वामी विवेकानंद जी की पत्रिका का क्या नाम है, तो उनकी पत्रिका नाम है प्रबुद्ध भारत, जो कि अंग्रेजी में है। स्वामी विवेकानंद जी की प्रमुख शिष्या कौन थी, तो स्वामी विवेकानंद जी की प्रमुख शिष्या थी सिस्टर निवेदिता। यह आयरलैंड की थी। इनका मूल नाम पहले क्या था, तो एलिजाबेथ था। जब ये शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी के स्पीच सुनती तो काफ़ी प्रभावित होती हैं। फिर इनके बाद जो है, इसके बाद ये सिस्टर निवेदिता अपना नाम रख लेती हैं और स्वामी जी की शिष्या बन जाती हैं। नेक्स्ट आपका, स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता किसने कहा है, तो स्वामी जी को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की, तो न्यूयॉर्क यूएसए में की थी वेदांत सोसाइटी की स्थापना। इसके बाद है स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थापित है, तो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थापित है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। इसके बाद देख लेते हैं, अगर भारत को जानना है तो विवेकानंद जी को जानिए। ये किसने कहा है, ये कथन किसका है, अगर भारत को जानना है तो सबसे पहले आप विवेकानंद जी को जानिए। यह कथन किसने कहा था, तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद जी को भी कहते हैं, तो तूफानी हिंदू के नाम से कौन जाना जाता है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक का क्या नाम है, तो राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, और एक अंग्रेजी का पुस्तक है इनका लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा।
लास्ट में पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद जी का निधन कब हुआ था? तो ये बहुत ही कम उम्र में इनकी निधन हो गई थी, लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी जो है ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कार्य कर दो कि आपको लंबे समय तक लोग याद रखें, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी का निधन कब हुआ था? तो 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने पूरी जानकारी देख ली, और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं, जो कि मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार खुद से रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्न क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।